नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। बहुत स्वागत है आपका। और इनका परिचय मैं ये कराना चाहूँगी कि इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बिहार में एनडीए की सरकार आने वाली है और एनडीए बहुमत के साथ जीतेगी और एक तरह से आंधी हो जाएगी एनडीए की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने कैसे जान लिया था कि इतने भारी मतों से एनडीए की जीत होगी, ज़बरदस्त तरीके से, लाइक नेवर बिफोर? देखिए, हम मूलतः मैं हमेशा कुंडली के आधार पर भविष्यवाणी करता हूं और भविष्यवाणी का आधार दो कारण थे। देखिए, क्या होता है, जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है और जिस दिन वोट डाले जाते हैं और जिस दिन मतदान होता है और मतदान का रिजल्ट होता है, और उसके अलावा देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसकी कुंडली है जो कि मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की पार्टी है जी। भारतीय जनता पार्टी आजकल नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से गवर्न होती है, जिनकी खुद की भी राशि वृश्चिक है। बात करते हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिनकी खुद की मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली थी। इसके अलावा चिराग पासवान जी की कुंडली, आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा जी की कुंडली, जीतन राम मांझी जी की कुंडली, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी की कुंडली। तो इन सब कुंडलियों का निचोड़ निकालकर मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बहुत दिन पहले बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। 75+ सीटें मैंने उसी दिन कहा था। और इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। दूसरा, मैंने कहा था कि एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी ने इस बात को कभी भी नहीं कहा था। बिल्कुल, आपने ठीक कहा था। और नीतीश कुमार जो कि 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, वो जैसे अपनी कुंडली में राजयोग लिखवा कर आए हैं और सबने प्रेडिक्ट किया था कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे। उनको लेकर आपके क्या प्रेडिक्शंस थे? मैंने उनको लेकर कहा था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, परंतु उनका अगले साल का जो टर्म है, थोड़ा स्वास्थ्य को लेके काफ़ी परेशानी उनको झेलना पड़ेगी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने आज शपथ ली है, मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय वो सीएम पद पर नहीं तो आपको लगता है कि किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था? तो प्रबल दावेदार आपको कौन लगता था? नहीं, मुझे लगता है कि जो भी नाम होंगे, सम्राट चौधरी का नाम एक मुझे लगता है कि काफ़ी प्रबलता से लिया जा सकता है कि सम्राट चौधरी भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ओह, तो उनकी भी कुंडली आपने देखकर पता लगाया होगा। जी जी जी, बिल्कुल। क्या कहती है उनकी कुंडली? उनकी कुंडली बहुत प्रबल है और आप देखिए कि इतने अंतर विरोध होने के बावजूद भी वो फिर से उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जिनके खिलाफ आप देखिए कि जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने काफ़ी हद तक उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे और बीच में वो काफ़ी परेशान भी दिखे थे। लेकिन आप देखिए, एक बार पुनः सत्ता के शिखर पर वो फिर से पहुंच गए। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ तो मानो आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। क्या कारण है कि उनके सितारे इतने प्रबल हैं, बुलंद हैं प्रधानमंत्री के? देखिए, हमारे यहाँ ज्योतिष में कहा जाता है कि भाग्येश की महादशा यदि आपके ऊपर हो, यदि आपका भाग्य प्रबल हो, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हो भी वही रहा है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उसके दूसरे चरण के बाद जैसे ही बुध की महादशा उनके ऊपर प्रारंभ हुई। अच्छा, देखिए, बुध की महादशा होती 17 वर्ष की, और आप देखिए अभी केवल 7 ही वर्ष निकले नहीं है, अभी 10 वर्ष और बाकी है। और आप देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, उसमें बुध ग्रह उच्च का होकर बैठा है कन्या राशि में। जब उच्च का बुध हो, तब आप समझ लीजिए जातक को सुख भी मिलता है, सारे अंतर विरोधों के बाद मान सम्मान भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, भाग्येश की महादशा 17 वर्ष की है, अभी केवल 7 वर्ष ही बीतने को हैं, अभी 10 वर्ष और शेष हैं। तो देखिए 10 वर्षों में और क्या क्या माननीय मोदी जी के हाथ से होने वाला है। और वहीं सबसे खराब परफॉर्मेंस की बात करें तो राहुल गांधी को सफलता नहीं मिल पा रही है। लाख कोशिश वो कर रहे हैं, उनके सितारे कहाँ अटके हुए हैं? देखिए, उनके सितारे बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं माननीय राहुल गांधी जी, मिथुन लग्न और वो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं। आप देखिए कि भारतवर्ष में जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, आप देखेंगे कि सभी वृश्चिक राशि के हैं। अच्छा। जैसे प्रियंका जी भी वृश्चिक राशि की हैं,
माननीय राहुल जी भी वृश्चिक राशि के हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी वृश्चिक राशि के हैं। तो आप देखिए मंगल जो है वो रूलिंग लॉर्ड है एक प्रकार से, नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष दोनों वृश्चिक राशि के हैं। देखिए राहुल जी मिथुन लग्न के जातक हैं। मिथुन लग्न में प्रॉब्लम क्या होती है, अनप्रिडिक्टेबल बहुत होता है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो कब किस पल किस प्रकार से व्यवहार करेगा ये आप नहीं बता सकते। अच्छा, और इसी प्रकार से उन्हें सफलता भी मिलती है। इसी प्रकार से उनको कभी बहुत बम्पर सफलता मिलती है और कभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब ये बिल्कुल नेपथ्य में जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा चंद्रमा उनका वीक है, चंद्रमा जो कि छठे भाव में बैठा है, इस कारण से बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी लोगों की बात में आ जाते हैं। मुझे लगता है उनके आसपास की जो कोटरी है उसको थोड़ा सा उनको ठीक करने की जरूरत, यहाँ पे उनका सक्सेस अटका हुआ है। तो आप क्या, जाने माने आप एस्ट्रोलॉजर, आप क्या उनको नसीहत देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए राहुल गांधी जी को सफलता पाने के लिए? देखिए राहुल जी को सबसे पहले अपने चंद्रमा को कंट्रोल करना चाहिए। चंद्रमा यदि उनका कंट्रोल होगा तो उससे उनकी वाणी में ओज पैदा होगा, एक स्थिरता और ठहराव पैदा होगी। वो इतना कंट्रोल करके, आपने अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात की, मैंने कहीं पढ़ा था कि जिसका राहु बहुत स्ट्रांग होता है वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। तो क्या ऐसा है कि राहु की दशा उनकी चल रही है क्या? नहीं, उनका क्या होता है चंद्रमा के कारण। देखिए हम हमेशा बात करते हैं जो रोज का राशिफल भी आप टीवी और उस पर देखते हैं तो वो चंद्रमा के आधार पे होता है। चंद्रमा हमको बताता है कि आज के दिन में हमको कितनी सफलता मिलने वाली है। तो राहुल जी का जो चंद्रमा है, एक तो वो नीच का है, सभी का है नीच का, लेकिन वो छठे भाव में बैठा है, जिसके कारण आप देखिए उनके शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो अपने बुद्धि विवेक का, देखिए वो बहुत बुद्धिशाली है, लेकिन जब तक आप अपने आप को फोकस नहीं करेंगे तब तक आप कंट्रोल नहीं कर, कोई उनको भड़का रहा है या फिर उनके आसपास ऐसे लोग हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आप ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय उनके आसपास मिथुन राशि के ही लोग सबसे ज़्यादा हैं। आप नाम देख लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो मिथुन राशि के लोग ज़्यादा हैं और वो उनको सही ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, जिसके कारण वो बेहद परेशान है। मैं एक ही सुझाव दूंगा, माननीय राहुल जी, आप अपने चंद्रमा और बुध को थोड़ा सा ठीक करिए। चाहे तो आप मुझे भी बुला सकते हैं, मैं बिल्कुल बिल्कुल बुलाना चाहिए उन्हें। मैं आपको थोड़ा बहुत जितना भी ज्ञान है मैं ज़रूर दूंगा, आप बेहतर परफॉर्म करें, हम सभी की यही कामना है। बिल्कुल, लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात करें, उनका भी तेज खत्म हो गया इन चुनावों में, वो क्या कारण रहा? देखिए तेजस्वी यादव जी का जो तेज खत्म हुआ है, तुला राशि के जातक है, मेष लग्न है, कई जगह उनके धनु लग्न की भी बात आती है। तुला राशि सूर्य और उनका राशि स्वामी शुक्र जो है वो नीच के सूर्य के साथ था जब चुनाव परिणाम आ रहा था। तो आप देखिए कि राशि में नीच का सूर्य बैठना कई मामलों में जातक को यश मान सम्मान नहीं देता। अच्छा, उनके साथ अंतर विरोध बहुत सारे जुड़े हुए हैं। कुंडली में मंगल की भी परेशानी थी, मंगल भी परेशान कर रहा था, जो कि उनकी कुंडली में मास्टर प्लेनेट है। मंगल, सूर्य और आप देखिए शुक्र, तीनों कमजोर थे। इस कारण आरजेडी की भी कुंडली तुला राशि की है, तुला राशि में सूर्य का बैठना, जिसके चलते वो बेहद परेशान हुए और जिसके चलते सबसे कमजोर स्तर तक वो पहुँचे। एमपी के सीएम मोहन यादव की अगर बात करें तो उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, और आने वाले वक्त में और सियासत में उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए मोहन जी की कुंडली जो है वो मीन लग्न और धनु राशि के जातक हैं। वर्तमान में गुरु ग्रह, चूँकि मास्टर प्लेनेट है, गुरु कर्म और लग्न का स्वामी है, और आप देखिए कि पंचम भाव में उच्च का गुरु जब से जाके बैठा 18 अक्टूबर से, और आप देखिए उन्होंने बिहार में ख़ास तौर से वो यादवी लैंड जिसको कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने जो प्रचार किया, जिसके चलते आप देखिए कि यादव फैक्टर वाली जितनी भी जो सीटें थी, उनके चलते आप देखिए वो सारी सीटों को जिता कर लाए अपने प्रभाव के चलते। और मध्य प्रदेश को आप देखिए कि हमेशा लगे ही रहते हैं और कुछ ना कुछ नया करने में उनका जोर हमेशा होता है, कुछ नई चीज़ वो लेकर आते हैं, क्योंकि ये गुरु का प्रभाव है। और आप देखेंगे उनके इंडेक्स फिंगर में एक बड़ा पुखराज भी वो पहने हुए हैं, आप देखेंगे यही तो कारण होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुरु को उन्होंने मजबूत बनाया हुआ है। और आप देखिए हर हफ्ते में 3 दिन वो महाकाल माने उज्जैन में हमेशा होते हैं, तो बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त। तो यानी कि सियासत में भी, राजनीति में भी मोहन यादव काफ़ी अच्छा आने वाले वक्त में और ज़्यादा करने वाले हैं। बिल्कुल, 2026 का साल काफ़ी बेहतर है। मुझे लगता है कि 2026 में वो न केवल स्वयं के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा
करने वाले, और मुझे लगता है कि आर्थिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ने वाला है। और राजस्थान के सीएम भजन लाल के अगर सितारों की बात करें, उनके भी सितारे काफ़ी ज़्यादा बुलंद है। आने वाले वक्त में सियासत में उनका आप रोल कैसे देख रहे हैं, आगे और क्या कुछ बेहतर उनके लिए होने वाला है? देखिए, फिर आप देखिए कि जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री धनु राशि के हैं, ठीक वैसे ही भजन लाल शर्मा जी भी धनु राशि के हैं। तो उनकी भी कुंडली बहुत अच्छी है। हालांकि शनि का ढैया थोड़ा सा तंग करता रहेगा, लेकिन वो पूरे जोश और खरोश के साथ राजस्थान को आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे, और मुझे लगता है उनके नेतृत्व में प्रदेश उत्तर उन्नति अवश्य करेगा। ग्रहों की चाल क्या देश पर भी असर डालती है? हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर को, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? आतंकवादी गतिविधि बढ़ेगी, राजनाथ सिंह की कुंडली क्या कहती है, कैसा उनका आगे रोल रहने वाला है? तो अगर देश की बात करें तो क्या आने वाले वक्त में आप देख पा रहे हैं? देखिए, भारत देश की कुंडली की हम बात करते हैं तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ एक देश के रूप में। हालांकि सनातन काल से भारत इस ब्रह्मांड और इस पृथ्वी पर देश के रूप में था, लेकिन चूँकि एक नक्शे के रूप में 15 अगस्त को आया, मध्य रात्रि ठीक 12:30 बजे दिल्ली में एक देश के रूप में प्रकट हुआ। वृषभ लग्न और कर्क राशि का देश है। 2015 तक भारत के ऊपर चंद्रमा की महादशा, 25 तक चंद्रमा की महादशा चली। अब मंगल की महादशा प्रारंभ है। देखिए, मंगल भारतवर्ष की कुंडली में सप्तम और 12वें भाव का स्वामी ग्रह। सप्तम भाव अमूमन माना जाता है कि हमारी जो वैदेशिक नीति है, हमारे जो पड़ोसियों के साथ जो रिलेशनशिप है, उसका हाउस होता है। अच्छा, सप्तम भाव को यदि ज्योतिष के उसमें कहा जाए तो मारक भी कहते हैं। तो भारत के ऊपर एक प्रकार से मार्केश की दशा प्रारंभ हुई है। कब से? 29 मार्च से। आप देखिए, 29 मार्च के बाद से देश में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी लगातार। और आप देखिए कि जैसे ही गुरु का ट्रांजिट हुआ, गुरु कर्क राशि में पहुंचा, मिथुन राशि में, तो आप देखिए भारत की राशि से बारबा हुआ, उधर मंगल की महादशा प्रारंभ हुई, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। उसके बाद से अब लगातार देख रहे हैं देश में कभी रेल दुर्घटनाएं। अच्छा, मंगल जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का प्रमुख ग्रह माना जाता है। तो आपने देखा इस बार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और भारत का जो उत्तर भूभाग है, वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं ज़बरदस्त तरीके से आई। भूस्खलन हो रहा है। आप देखिए, लोग तीर्थ यात्री जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं अभी भी वर्तमान में बस दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं लगातार होती चली जा रही हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है मंगल। और देखिए, मंगल की महादशा चलना है 2032 तक। तो 2032 तक का जो समय है वो भारतवर्ष के लिए दुर्घटनाएं के हिसाब से ठीक नहीं है। बात आती है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कब होगा, ये भी भविष्यवाणी आप ही के चैनल पे मैं करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, 4 मार्च 2026 से लेकर 16 जून 2026 के बीच का जो समय है, मुझे लगता है कि ये समय बेहद कमज़ोर है। और ये समय पाकिस्तान की कुंडली के लिए भी कमज़ोर है। क्योंकि हमको हमेशा पाकिस्तान की कुंडली पे भी ध्यान देना चाहिए कि वाकई में युद्ध होगा कि नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि उस समय पाकिस्तान की कुंडली भी काफ़ी कमज़ोर चल रही होगी। एक बार पुनः हमको लगता है कि ऑपरेशन 2.0 जो सिंदूर कहा जाता है, उसका एक बार फिर से ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद लोग यही इसी तरीके की मांगे कर रहे हैं। अब अगर भूकंप की बात करें, देश पे भूकंप के केसेस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, आग से काफ़ी ज़्यादा घटनाएं हम देख रहे हो। इसका मुख्य कारण आप क्या देखते हैं? देखिए, क्या होता है जब भी भूकंप, 3 कारणों से सबसे ज़्यादा आते हैं। सूर्य और चंद्रमा जब आमने सामने होंगे सबसे ज़्यादा भूकंप होंगे। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होंगे, हम इसको आम तौर पर कह सकते हैं अमावस्या और पूर्णिमा जब भी आती हैं तब सबसे ज़्यादा भूकंप लेकर आती हैं। अब इसमें जो 3 बड़े ग्रह हैं, राहु, केतु और गुरु, और उसके साथ साथ मंगल, चूँकि भूमि का पुत्र, कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट देता है। तो इस प्रकार से जब ट्रिन बनते हैं, सेमी स्क्वायर्स बनते हैं, तो भूकंप आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती। मैंने चूँकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भूकंप की भविष्यवाणियाँ कर रखी है,
तो मुझे लगता है कि 2000 अभी कब आने वाला है अगला अभी अगला भूकंप आपको 20 दिन के बाद, क्योंकि बीच में हमने देखा था काफ़ी माइनर अर्थक्वेक्स काफ़ी रफ्तार से दिल्ली में नोट किए जा रहे थे, हर दूसरे दिन भूकंप आ जा रहे थे। तो मैं आपको बताऊं आने वाले 15 से 20 दिनों के भीतर आपको फिर दिल्ली में भूकंप के झटके देखने को मिले। उससे कोई क्षति तो ना बहुत ज़्यादा क्षति नहीं, छोटे से भूकंप के झटके होंगे जो 3 से 4 रिक्टर स्केल के आसपास होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो हमारा नॉर्थ का इलाका है, कश्मीर से लेके आप ऊपर तक जाएंगे तो वहाँ पर ये भूकंप की जो तीव्रता है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बिल्कुल। अब लोगों की डिमांड पर एक सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि शादी सीजन है जी और सोने का भाव कि गोल्ड पहने महिलाएं ज़्यादा जेवर बनवाएं, कब ऐसा मुमकिन हो पाएगा? कब गिरेंगे प्राइसेस सोने के? देखिए सोने के प्राइसेस तो नहीं गिरने वाले हैं। आप अगले साल सोने को देखेंगे कि 1,80,000 को वो टच करेगा और दिसंबर होते होते वो 2 लाख के आसपास पहुंचेगा। और मैं एक हमारे जो भी दर्शक सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आप आज सोना खरीद लीजिए। यदि आप आज 50 ग्राम या 100 ग्राम सोना खरीदते हैं तो 2029 में यही सोना 3 लाख रुपए के आसपास होगा। तो आप सोने को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करके अपनी जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थितियां हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी नहीं प्राइस गिरेंगे तो अभी आप रुक जाइए थोड़ा सा। वैसे भी कई राज्यों में हमने देखा है कि 3 ही जेवर पहनने के लिए बोला गया है, ज़्यादा गोल्ड के ज्वेलरी नहीं पहननी है। और साथ ही स्टॉक मार्केट के क्या अभी हालात रहने वाले हैं आने वाले वक्त में, जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में? देखिए स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। 18 जनवरी को जैसे ही मंगल उच्च का होगा, आप देखेंगे स्टॉक मार्केट 18 जनवरी से 18 मार्च के बीच में बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो आप यदि स्टॉक मार्केट सिप या जो है अन्य मुद्राएं या बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जनवरी तक थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा। तो उस समय स्टॉक एक्सचेंज की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। और एक चीज़ और बताए देता हूं हमारे दर्शकों के लिए, 18 जून से 18 दिसंबर तक आप देश की अर्थव्यवस्था को खूब पल्लवित होते हुए देखेंगे, यानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखेंगे। रियल एस्टेट हुआ या आप एक छोटा सा प्लॉट भी 10 बाई 10 का प्लॉट भी आप खरीद लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी 1.5 साल के अंदर आपकी जो पैसे हैं उसको कई गुना आगे बढ़ा कर देगा। तो थोड़ा रियल एस्टेट के लिए भी रखिए। प्लॉट नहीं खरीद सकते, एक फ्लैट खरीद लीजिए, नहीं खरीद पाते एक छोटी सी दुकान खरीद लीजिए। ज़मीन के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से पैसा बढ़ने वाला है। बिल्कुल। अब ये अगला सवाल मेरा उन लोगों के लिए है जो कि जॉब स्विच करना चाहते हैं अभी, क्योंकि 2025 साल ख़त्म होने वाला है। 2026 में क्या संभावनाएं हैं कि लोग अगर जॉब स्विच करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा या फिर उन्हें 2026 में रुकना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं कि कुछ राशि हैं जिनके जातकों के बारे में बता देता हूं, जिनको स्विच करना चाहते हैं, जिनके लिए बहुत फेवरेबल होगा। राशि नाम अक्षर यदि उस अक्षर से आता है तो आप उस हिसाब से एकदम ध्यान से आप सुनिएगा। इन राशि के नाम वाले नाम अगर आपके इससे हैं जो बताने जा रहे हैं पंडित जी, वो ज़रूर स्विच करें अपनी जॉब। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं बिल्कुल स्विच कर लीजिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। कर्क राशि के जातक हैं बिल्कुल कर लीजिए, लाभ होगा। कन्या राशि बड़ी शानदार होने वाली है आपके लिए। तो ये यहाँ से लेकर 1 अगस्त 2026 तक का समय बहुत अच्छा है। आप कई बार स्विच करिए, मल्टीप्लाई गेन करेंगे आप। इसके ज़्यादा स्विच करना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है, ज़्यादा ठीक है एक साल में बार-बार स्विच करना। और इसके अलावा वृश्चिक राशि और मकर राशि, ये राशि के जातक भी खूब स्विच करें। और कुंभ राशि वाले बिल्कुल ना करें क्योंकि आपका समय बिल्कुल ठीक नहीं है। मीन राशि वाले बिल्कुल बचें, आपके लिए समय ठीक नहीं है। मेष राशि वाले पूरी तरह से बचें, बिल्कुल ठीक नहीं है। और सिंह राशि वाले जातकों, आपको तो मैं स्पष्ट रूप से मना करूंगा, आप जहां हैं जैसे हैं वहीं पर रहें, एडजस्ट वहीं पर वो ज़्यादा एडजस्ट करके रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तैश में आके आप रिजाइन ना करें। बिल्कुल। अब अगला सवाल मेरा उन लोगों के लिए जो कि बेबी प्लान करना चाह रहे हैं, 2026 का साल उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए बेबी प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी नई संतान होती है उसमें 4 ग्रहों को देखा जाता है, राहु, केतु, गुरु और शनि। देखिए गुरु उच्च का है
और अगले साल तक उच्च का ही रहेगा। आप बिल्कुल प्लान कर लीजिए। उच्च का गुरु बेबी के मस्तिष्क को के लिए बहुत सुखद रहता है। ऐसे बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं और उच्च पद को प्राप्त करते हैं। शनि मीन राशि में बहुत ही सुखद होता है, बिल्कुल आप प्रयास करें। और अगले साल दिसंबर तक राहु कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सिंह राशि में रहेंगे। बिल्कुल प्लान करिए, बेबी बहुत स्वस्थ तेज बुद्धि का होगा। परंतु जब भी आप प्लान करें तो इस हिसाब से प्लान करिए कि सूर्य भी माने 9 महीने के बाद सूर्य की स्थिति ठीक रहे। सूर्य कम से कम तुला राशि में ना हो, उससे बचिए। बाकी समय वो जन्म ले, उसके लिए बहुत सुखद रहेगा। बिल्कुल। मेरा एक सवाल ये भी है कि कई लोगों को अगर नेम फेम चाहिए तो उनका शुक्र बहुत मजबूत होना चाहिए। तो पतियों का अक्सर मैं देखती हूँ कि चंद्रमा और शुक्र कम ही स्ट्रांग रहता है, क्योंकि वो ऐसे काम करते नहीं है। उनको स्पेशली और बेसिक ऐसे काम क्या करने चाहिए जिससे उनका शुक्र मजबूत हो और उनका नाम और ज़्यादा बढ़े और पैसा वो कमाएं? देखिए, शुक्र मजबूत करने का एक बहुत साधारण सा उपाय बता देता हूँ जो आपके घर में ही मौजूद है। आप कहेंगे कि ये तो मैं जानता था, मैं फिर से अपने तरीके से बता देता हूँ। पत्नी को खुश रखना? नहीं, पत्नी को खुश नहीं, आपके हर घर में दही होता है। अच्छा, कर्ड पत्नी को खुश रखना भी बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए हमारे यहाँ, मैं पत्नी पे ही पहले बात कर लेता हूँ। हाँ। देखिए, पत्नी हमारे यहाँ गृह लक्ष्मी होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो लक्ष्मी चाहते हैं, अब वो कहते हैं भैया हमारे घर में पैसे नहीं टिकते। तो पैसे इसलिए नहीं टिकते कि आप अपने गृह लक्ष्मी को नाराज करते हैं, रोज उससे लड़ते हैं, रोज उसको आप ताना मारते हैं। तो भैया थोड़ा गृह लक्ष्मी को प्रसन्न रखें। हमारे यहाँ प्राचीन काल में 2 चीज़ें हुआ करती थी। जो भी पति थे, पुरुष थे, वो अपनी पत्नी के लिए गजरा यानी सुगंधित चीज हमेशा लेकर जाते थे। तो वो पत्नी जब बालों में गजरा लगाती थी तो पूरे घर महका करता था और घर में सुगंध होती थी, क्योंकि सुगंध जो है वो शुक्र का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए आप देखिए आज के दौर में लोग परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम की जगह इत्र लगाना आप थोड़ा सा शुरू करें तो मुझे लगता है कि जो खास तौर से बिल्कुल पुष्प से बनता है, तो इत्र आप लगाएंगे तो शुक्र निसंदेह मजबूत होगा। एक और तरीका है, दही खाना शुरू कर दीजिए। दही खाएंगे, एक तो आपका पेट और लीवर ठीक होगा और उससे शुक्र भी बड़ा मजबूत होता है। थोड़ा सा दही खाली पेट सुबह, उसमें नमक चीनी कुछ भी डालना बंद कर दीजिए। 1 चम्मच से शुरू करिए, 1 कटोरी तक आइए, आप खाइए, देखिए आपका शुक्र कैसे। तो क्या सिर्फ दही या फिर सफ़ेद डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, दूध भी खा सकते हैं, या सिर्फ दही खाने से ये शुक्र मजबूत होगा? केवल दही खाने से। अच्छा। हमारे यहाँ प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि जब भी लोग पढ़ाई या एग्जामिनेशन देने जाते थे, चीनी और दही जरूर खिलाते थे। अच्छा, आपने देखा होगा 2 चीज़ें खिलाई जाती थी, या तो गुड़ खा के निकले या दही खा के निकले। तो उसके पीछे का जो तात्पर्य था कि हमारे शरीर में शुक्र जो है वो बुद्धि का कारक होता है। पेट यदि ठंडा होगा तो दिमाग ठंडा होगा, और दिमाग ठंडा होगा तो हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे। तो आप शुक्र को मजबूत करने के लिए पत्नी को प्रसन्न करें, दही खाएं और प्योर इत्र लगाएं, और कभी कभी पत्नी के लिए कुछ गजरा या कुछ सुगंधित चीज जरूर लेकर जाएं और उनको प्रसन्न रखेंगे तो शुक्र हमेशा मजबूत। बिल्कुल। और इसी से मुझे एक याद आ रहा है, किसी ने कहा था कि जब भी आपको आपकी पत्नी लिस्ट बना के दे सामान की कि आपको ये लाना है, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ खरीदना है जो उसने लिस्ट में लिखी ही नहीं है। वो एक फूल हो सकता है, गजरा, परफ्यूम हो सकता है, लिपस्टिक हो सकती है, एक बिस्किट चॉकलेट भी हो सकता है, जिससे पत्नी प्रसन्न रहेगी तो पति ऑटोमेटिकली प्रसन्न ही रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन आजकल के दौर में आपने देखा कि बहुत जल्दी 4 महीने शादी को हुए और उसके बाद बड़े प्रेम से शादी होती है और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। हाँ, डिवोर्स केसेस भी काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके पीछे का कारण है कि एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा है। पहले के ज़माने में होता था कि पति काम से आता था तो वो अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ उपहार जरूर लाता। बिल्कुल। आज के दौर गजरे का फूल, गजरा लेके आते थे। तो आज के दौर में वो चीज़ खत्म हो गई है। कम से कम रोज ना सही, हफ्ते में वीकेंड पे आप कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएं जो आपकी पत्नी को सबसे ज्यादा पसंद हो, भले ही वो 1 रुपए की चीज हो या 50 रुपए की हो। कुछ सोचा तो मेरे बारे में एटलीस्ट, तो आप उतना लेके जाएं, प्रेम से बात करें। मीठापन हमारी जो जिह्वा होती है उससे अच्छे बोले गए शब्द भी हमारे प्रेम संबंधों को कई गुना बढ़ा देते हैं। और कहते हैं कि अगर आप लक्ष्मी को जितना खर्च करेंगे उतनी लक्ष्मी बढ़ेगी।
इसलिए कंजूस ना रहें आप। लक्ष्मी को मतलब पैसा खर्च करिए, अपने शौक पूरे करिए, आप पैसा बचा कर मत रखिए। रुकी हुई लक्ष्मी कभी बढ़ती नहीं, क्या ये सच है? नहीं, मैं उसमें दो चीज़ें कहूँगा। देखिए, एक तो आप अपने घर में बैठी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा जरूर रखिए, क्योंकि हाँ, खड़ी लक्ष्मी जो है वो आपके घर में, लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, वो तुरंत चली जाती है। तो आप अपने घर में एक बैठी हुई लक्ष्मी की चांदी की, तांबे की, कांसे की, स्टील की कोई प्रतिमा ज़रूर रखें। फोटो नहीं, प्रतिमा रखिए और रोज़ उन पे इत्र चढ़ाइए, थोड़ा सा इत्र चढ़ाइए। और आपको यदि कुछ भी पैसा मिले, 1 रुपया आप लक्ष्मी जी के चरणों में ज़रूर रखिए, आप उसको खूब खर्च करिए। आप ऐसा करिए कि लक्ष्मी जी आपके घर की पार्टनर हैं, तो आप यदि 100 रुपये कमाते हैं तो 5 रुपये आपको लक्ष्मी जी को निकाल के रखना है। आप करके देखिए, आपके घर में लक्ष्मी इतनी तेज़ी से बढ़ेगी, कमी कभी नहीं होगी, और जो परेशानी है धन से जुड़ी हुई स्वतः खत्म होगी। हम लोगों ने आजकल क्या हुआ, डायरेक्ट ईश्वर से बात करना बंद कर दिया, बाया मीडिया जाते हैं कि भाई टोटके करने लगते हैं। टोटके नहीं। तो लाल किताब का जो हम जिक्र कर रहे थे, उसमें ऐसे क्या टोटके हैं जो? देखिए, मूलतः लाल किताब में कोई टोटके नहीं है। लाल किताब एक अरबी में लिखी गई पुस्तक है, जिसमें मूलतः ये बताया गया था कि ग्रह को नेक कैसे बनाया जाता है। नेक माने अच्छा, बंद माने यदि वो खराब हैं, बंद होते हैं, उसके बारे में है। लाल किताब में कोई ऐसे टोटके नहीं दिए। आज के दौर में उसका सफ़र माने ऊपर का जो पृष्ठ था वो लाल रंग का था, इसलिए उसको लाल किताब कहा गया। अच्छा, उसके मूल तर्जुमा यानी उसके जो अनुवाद है वो भी उपलब्ध नहीं है मार्केट में, और लोगों ने उसमें इतनी सारी चीज़ें डाल दी हैं, आप ये करेंगे तो फलाना होगा। अब आप सोचिए कि जो उस देश में लिखी गई हो जहाँ नारियल भी पैदा नहीं होता, बिल्कुल, बिल्कुल, और जहाँ बताशे और मखाने भी पैदा नहीं हो रहे हैं, ऐसे टोटके आप बता रहे हो, तो थोड़ा सा दुख होता है। और मैं अपने उन सभी ज्योतिष मित्रों से आग्रह करूँगा कि लाल किताब या इस तरह के जो टोटके हैं, इनसे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता। ज्योतिष के बिल्कुल सीधे उपाय करें। मैं हमेशा रत्नों पे आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक बिल्कुल एलोपैथी दवाई टाइप में है। आप रतन पहनिए, दिखाइए आप अपने रत्न। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने कम से कम मैं चाहूँगी कैमरा पर्सन प्लीज़ आप जूम करें और इनके रत्न दिखाएं। ये है कारण सक्सेसफुल होने का। 14 रत्न इन्होंने पहने। तो आप भी अपनी कुंडली के हिसाब से रत्न ज़रूर बनवाइए और ज़रूर इसे पहनिए। अगर हम घर की बात करते हैं पंडित जी, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि नेगेटिविटी फैल रही है इससे। जैसे कभी भी घर में 2 शंख नहीं रखने चाहिए, 2 प्रतिमाएं, मूर्ति, एक ही भगवान की 2 प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा भगवान की प्रतिमाएं ना रखकर 1-2 ही प्रतिमाएं रखें? या फिर बिस्तर पर बैठकर नहीं खाना चाहिए, टूटे शीशे घर में नहीं रखने चाहिए, कोई नल खराब हो गया उसे तुरंत ठीक करा लें? क्या ये चीज़ें हम इग्नोर करते हैं अपने घर में, जिसकी वजह से नेगेटिविटी आती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आज के दौर में। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है घर में नेगेटिविटी का, देखिए आपको याद होगा कि हमारे पुराने जो घर बनाए जाते थे उसमें बीच का एक आंगन बनाया जाता था, जिसको ओपन यानी खोला रखा जाता था, जिसको हम आम तौर पर मानते हैं कि हमारा जो नाभि स्थल है, जिसको ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है। जैसे आपका पेट यदि खराब हो गया तो पूरे शरीर के सारे अंग कहीं ना कहीं तकलीफ में आ जाते हैं। सेहत खराब हो जाती, पेट खराब हो गया, गैस बन रही है, इरिटेशन हो रहा है, ठीक वैसे ही घर का है। यदि आपने आपके घर का जो मध्य स्थान है, जिसको हम नाभि केंद्र कहते हैं, ब्रह्म स्थान कहते हैं, वही यदि खराब हो गया तो पूरा घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे आपका सेंटर पॉइंट जो आपका शरीर है, मुख है, वैसे ही घर का प्रवेश द्वार यदि खराब है तो आपके घर में नेगेटिविटी होगी, कोई भी घुस जाएगा। जैसे हम कुंडली के बारे में बात करते हैं अमूमन कि आपकी यदि लग्न कुंडली में लग्न ही खराब है तो पूरी कुंडली खराब है। तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। केवल मैं आपको 4 चीज़ें बताना चाहूँगा, जिसको आप कर लेंगे आपके घर में कोई परेशानी नहीं होगी। और बहुत विनम्रता से कहूँगा, कोई तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन आपने देखा होगा कि घर में ख़ासतौर से टॉयलेट्स जो होते हैं, क्योंकि आजकल बिल्डर मकान बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें कई फ्लैट नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, जो कि ईशान कोण
हम जिसको कहते हैं, जो पूजा का स्थान होता है, टॉयलेट आपको वहीं मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, उस टॉयलेट को केवल बंद कर दें और वहाँ पर केवल एक लाल यानी जो बल्ब होता है, जैसे ईशान कोण में सुबह प्रातःकाल लालिमा लिए सूर्य उगते हैं, वैसा एक बल्ब 24 घंटे के लिए जला दीजिए। वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यदि मान लीजिए वहाँ टॉयलेट बना हुआ है, कुछ मत करिए, एक कांच का आप वहाँ पर एक जरा सा वो बाउल जो होता है उसमें आप थोड़े से फूल डाल के रख दीजिए, स्वतः ही वहाँ का वास्तु दोष खत्म होगा। जिस कमरे में आपको नेगेटिविटी लगती है, हमारे यहाँ प्राचीन काल में कहा जाता था कि हम छोटा सा हवन अपने घर में कर देते थे। तो आप अपने घर में एक दीपक में आप ले लें, खास तौर से अमावस्या और पूर्णमासी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं और सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से दूर होते हैं, तो आप जैसे प्राचीन काल में धूनी लगाना कहते थे, एक दीपक होता था मिट्टी, हाँ थोड़ा सा आप लगा दें, कपूर जला दें, उसी में थोड़ी सी लौंग डाल दें, थोड़ी सी, हाँ नेगेटिविटी आप दूर कर दें। एक बहुत अच्छा तरीका आपने देखा होगा कि जब माँ दुर्गा हम नवरात्रि में बुलाते हैं तो एक कूष्मांड रखते हैं जिसको सफ़ेद पेठा कहते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके घर में नेगेटिविटी है, आप एक पेठा ले लीजिए, रात की वक्त पूरे घर से घुमा के उसको किसी चौराहे पे रख दीजिए, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। नमक का पोछा भी नमक का पोछा लगा लीजिए। और इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़, पीली सरसों हर घर में मौजूद होती है, एक मुट्ठी में भरिए, चारों कोनों से घूम लीजिए, घर के बाहर फेंक दीजिए, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। कुछ डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, वास्तु और इस तरह की चीज एक तरह से टोटका ही है जो आप बता रहे हैं। टोटका नहीं है, ये उतारा है ये उपाय है, उपाय है बिल्कुल। तो कई महिलाओं का ये भी प्रॉब्लम रहता है, उसके बारे में भी एक उपाय बताएं, कहाँ से सरसों आप ले जाएंगे, सास को कैसे प्रसन्न करें, सारी उनकी जो समस्या है घर से, कि ननद से परेशान है, सास से परेशान है, उनको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सास को प्रसन्न करना है, मैं बहुत सिंपल सा उपाय बता देता हूँ। आप अपनी सास से थोड़ा मीठा बोलिए और उनको थोड़ा मीठा खिलाइए, खीर खिलाइए। हमारे यहाँ प्राचीन काल में खीर का भोग ईश्वर को लगाया जाता था, तो सास को और ससुर को थोड़ा ईश्वर स्वरूप मानते हुए उनको भी थोड़ा खीर का भोग लगाइए, खीर खिलाएंगे, प्रणाम करेंगे, तो मुझे लगता है एकदम प्रसन्न हो जाएंगे और सास और बहू के बीच में प्रेम और सामंजस्य कई गुना बढ़ेगा। और ननद भी शुक्र का प्रतीक होती है, ननद को भी गिफ्ट्स देते रहे ताकि आपका शुक्र मजबूत रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसी प्रकार से जो वैवाहिक जीवन है, पति पत्नी के मधुर संबंध रहें, कलेश ना हो, क्योंकि अमूमन मर्दों की शिकायत होती है कि वो घर जाते हैं, उनकी इतनी शिकायतें उनको सुनने को मिलती है, आज ये हुआ वो हुआ। पत्नी की शिकायतें होती है कि वो पति सुनता नहीं है उनकी बात, वो घर पे सारा दिन काम करती हैं। तो मधुर संबंध कैसे हों? एक हाउसवाइफ हैं जो घर पे सारा दिन है पति के साथ, क्या उपाय करने चाहिए उन्हें? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा भारत के सारे पुरुष और महिलाओं के लिए। देखिए, भारतवर्ष की जो राशि है वो कर्क राशि है। राशि स्वामी क्या है? चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा क्या होता है कि हमारे मन और मस्तिष्क को उतार चढ़ाव से भरा हुआ बनाता है। माने हम एकदम फ्लक्चुएट रहते हैं, जिसको कहा जाता है मूड स्विंग्स होते हैं। यस। तो क्या करना है हमको? केवल चंद्रमा ठीक करना है, पति और पत्नी का। आप चंद्रमा ठीक कर दीजिए, दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। मैं छोटा सा उपाय बता देता हूँ। बिल्कुल, दोनों का एक साथ चंद्रमा सही करने का उपाय। दोनों का एक साथ। आपको याद होगा हमारे यहाँ प्राचीन काल में रात को दूध पीने की परंपरा थी जी, हमने वो छोड़ दी है। हाँ, क्योंकि मिलावट भी दूध में होने लगी है काफी ज्यादा। नहीं, आप पैकेट वाला दूध लें, जो मदर डेयरी हो, अमूल हो, जो आपको अच्छा लगे। रात को थोड़ा सा हल्का सा मीठा दूध दोनों लोग रात को पिए। दूध पीने से हमारा मन ठीक होगा। आप उसमें चाहें तो थोड़ा हल्दी मिला लें, गज केसरी योग बन जाता है। गुरु और चंद्रमा मजबूत हो जाता है, तो आपका गुरु भी ठीक हो गया, चंद्रमा भी ठीक हो गया। ये केवल आपके घर से ही ठीक हो रहा है, कुछ नहीं करना, कोई टोना टोटका नहीं है। इससे आयुर्वेदिक उपाय है। बिल्कुल। और साइंटिफिकली भी बहुत से आपका पेट साफ हो जाएगा सुबह तक, और आपको गैस नहीं बनेगी अगर आप हल्दी उसमें डाल लेते हैं तो। आपको बताऊं कि मैं बाहर विदेश यात्रा पे गया था, तो वहाँ मैंने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा साहब ये लाटे है। मैंने कहा क्या होता है? तो उन्होंने कहा साहब ये हल्दी वाला दूध है। आप देखिए, हमारे यहाँ की चीज भी ट्राई कर रहे हैं नाम बदल के, और आप देखिए कि हमने छोड़ दिया है।
तो आपको क्या करना चाहिए, रात को सोते समय आप हल्दी वाला दूध गुरु और चंद्रमा को मजबूत करें। आप देखेंगे पति और पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होगा। केवल दूध पिए, सुबह आप चाय और कॉफ़ी की जगह पति और पत्नी दोनों एक एक गिलास दूध पिए। आप देखिए स्वतः मन ठीक होने लगेगा। केवल 45 दिन मेरे बोलने से करके देख लीजिए, एकदम ठीक होंगे, मधुर संबंध हो जाएंगे। आप वो नहीं कर सकते यदि आप डायबिटिक नहीं हैं, 2 मिश्री के दाने आप भी खाइए, पत्नी को भी खिलाइए, एकदम दोनों के बीच में संबंध ठीक होने लगे। ये सब चंद्रमा को ठीक करने के उपाय हैं। आप इनको ठीक करेंगे, एकदम आपको आनंद आने लगेगा। और भी ढेर सारे उपाय हैं। एक और उपाय रत्न वाला बता देता हूँ, वो भी बताइएगा। और नौकरी में प्रमोशन कैसे मिले उसका भी उपाय जरूर बताइएगा। जो पति लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जिस वजह से वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन घर पे उतारते हैं, उनको प्रमोशन कैसे मिल जाए, क्या करें? बिल्कुल, मैं ये महिलाएं भी सुने, वो जो अपने पति को बताएं कि आपको ये उपाय करना है, पंडित अरविंद जी ने बताया है जी। देखिए प्रमोशन का बहुत सुंदर सा उपाय है। प्रमोशन दिलाने वाला ग्रह जिसको माना जाता है वो भी गुरु ही है, क्योंकि गुरु जब आप में बुद्धि देगा तो आप अपनी बुद्धि से उन विचारों को प्रकट करेंगे ताकि आपका बॉस प्रसन्न हो। आप नए नए प्लॉट, नए नए आइडियाज बताएंगे ऑफिस में जाके, तो फिर आ जाती है वही हल्दी कि आप 100 उसी प्रॉब्लम का एक इलाज, हल्दी। आप देखिए कि हमारे यहाँ जिन महिलाओं का विवाह नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, हल्दी की 5 गठाने आप पीले कपड़े में सीधे हाथ में बांध दीजिए, 15 दिन तक बांधिए। जब उनको सर धोना होता है उसके बाद पुनः उसको ठीक करके फिर बांध दीजिए। आपका गुरु मजबूत होता जाता है और आप एकदम आपका विवाह हो जाता है। देखिए गुरु विवाह भी करा रहा है, गुरु आपको बुद्धि भी दे रहा है, गुरु आपके वैवाहिक संबंधों को भी ठीक कर रहा है, और वर्तमान में गुरु उच्च का होकर भी चल रहा है। तो आपको हर तरह से हल्दी आपकी सपोर्टिंग है। और एक और चीज बताता हूँ आपको, केसर बड़ी खूबसूरत सी चीज है। केसर की 2 पत्ती गुरु को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय। आजकल ओरिजिनल केसर मिलना थोड़ा मुश्किल का, बिल्कुल यही मैं कहने वाली थी। तो उसका टेस्ट करने का तरीका है, 1 चम्मच में 2 बूंद पानी में 2 पत्ती केसर डाल दीजिए। यदि वो भुट्टे के बाल हैं तो घुलेगा नहीं, और ओरिजिनल है तो घुल जाएगा। और लोग आजकल यूट्यूब पे बता भी रहे हैं कैसे भुट्टे के बाल को केसर बनाना है उसकी रेसिपी भी शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ओरिजिनल जिसको जाफरान यानी केसर कहा जाता है, आप उसको रात को भिगो के आप रख दे, 2 बूंद में 2 पत्ती केसर घुल जाएगी। उसका तिलक माथे और नाभि पे लगाएं। ये गुरु के पॉइंट्स होते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे आज्ञा चक्र को एकदम मजबूत कर देते हैं। आज्ञा चक्र हमारा मजबूत होता है, हम फोकस करने लगते हैं। देखिए सारा खेल फोकस करने का है कि आप यदि ऑफिस में बैठे हैं, आप अपनी फाइल में फोकस कर रहे हैं, तो किस तरह से आप चीजों को फोकस करके एकदम आगे बढ़ जाएंगे। तो वो फोकस करना, ये नहीं कि हम ऑफिस में बैठे और दिमाग हमारा कहीं और है, इसलिए काम भी खराब हो गया। काम भी खराब होता है। तो केसर का उपयोग कर ले। हमारे यहाँ बिल्कुल साधारण चीज है, आप नहीं भी कर सकते तो एक पीला चंदन बाजार में मिल जाता है, आप उसको मस्तक पे यहाँ लगाना शुरू कर दें। ये सेंटर पॉइंट है हमारे दोनों भवों के बीच में। जैसे महिलाएं प्राचीन काल में आपने देखा होगा सिंदूर लगाया करती थी, अब आजकल बिंदी का वो फैशन चल गया, तो वो ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। आप थोड़ा सा यहाँ पे पीला चंदन, यदि आप लाल चंदन लगाएंगे तो थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा। पीला चंदन चूंकि शांति का प्रतीक और आपके शरीर में गुरु ग्रह को वो मजबूत करता है, तो आप उसको लगाएंगे तो एकदम आपको आनंद देता है। बिल्कुल। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि क्या बुध, शुक्र और चंद्रमा जिसके भी कमज़ोर हैं, वो क्या कॉमनली उनका रत्न बनाकर पहन सकते हैं, या फिर ये सिर्फ पर्टिकुलर लोग ही अपना कुंडली के हिसाब से ही रत्न पहने? देखिए जिनकी कुंडली में बुध चंद्रमा यदि खराब है, और एक कौन सा प्लेनेट, शुक्र। देखिए मुझे लगता है कि आप यदि इन प्लेनेट्स को ठीक कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं लगभग समाप्त प्राय हो जाती हैं। देखिए बुध आदमी को लग्जरी देता है, बैलेंस रखता है, कितना ही तनाव भरा समय हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, या भूकंप आ गया, या आप कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप बैठे हुए हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में बुध मजबूत है तो आप शांत रहेंगे। सबसे बढ़िया उदाहरण आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, उनका बुध मजबूत है, शांत है, कितने सब कुछ भी रणनीतिकार। हाँ, उनका भी आप देखेंगे उनके हाथ में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में वो एक पन्ना पहनते हैं। आप कभी ध्यान से देखिएगा, बुध अपना मजबूत हमेशा रखते हैं, फोकस्ड रहते हैं। आप प्रशांत किशोर को भी देखिए, उनके भी सीधे हाथ के सबसे। और मेरा यही सवाल था जो रह गया था कि प्रशांत किशोर जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी बिहार चुनाव में, इतना प्रचार प्रसार किया, लोगों ने पसंद भी कर रहे थे, इतने एजुकेटेड,
क्या वजह रही है उनकी इतनी लैकिंग की, क्या कहाँ कमज़ोर पड़ गए उनके सितारे? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जिस दिन कुंडली अपनी जन स्वराज पार्टी को बनाया, आज के दौर में लोग जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो ज्योतिषी से जरूर पूछते हैं हाँ। कि भैया हम इस तारीख को, जैसे मकान भी बना रहे हैं तो नींव हम कब रखें। तो आज के दौर में पॉलिटिशियंस भी पूछते हैं, लेकिन उन्होंने बिना पूछ के वो पार्टी बनाई। और शनि और राहु ने बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, उन्होंने गलत दिन उसको बनाया। मुझे लगता है कि वो एक बार मुझसे कुंडली दिखवा ले, मैं ठीक कर दूंगा। अगली बार अब उनको क्या उपाय करना चाहिए मैं बताइए? उनको एक ही चीज बताना चाहूंगा, वो वृश्चिक लगन के जातक हैं, एक अच्छा पुखराज पहने, पंचम भाव जो राजनीति के भाव का कारक है। दूसरा, उनको अपने चंद्रमा को थोड़ा मजबूत करने की आवश्यकता है, तो गुरु और चंद्रमा को वो मजबूत करेंगे। प्रशांत किशोर जी निसंदेह देश में बड़े पॉलिटिशियन जरूर बनेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारे सवालों के जवाब देने का, और बहुत ही अचूक उपाय इन्होंने बताए हैं। आप ज़रूर अपनाइएगा अपने जीवन में, जिससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार।